बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन सेकंड सेशन। बताइएगा ज़रा मुझे, उबैद, ये नज़र आ रही है आपको स्लाइड गाइडलाइंस फॉर आर्टिकल रिव्यू? नजर आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने इसको समझने के लिए ये करना है कि आप लोग आके बजाज आपने बात करनी है। सेशन आपने पहले में भी हाथ रख हैंड रेज किया हुआ था। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी आकिब। सर 2 से 3 क्वेश्चंस हैं। हाँ हाँ करें। या सेशन के एंड पे कर लूं? अगर एंड पे कर लें ज़्यादा अच्छा है। चलिए 3-4 क्वेश्चंस है सर। अच्छा चलो अभी कर लो, जल्दी करो फिर। अ, चलो फिर एंड पे कर लूंगा सर, वो फिर ये वाला रह जाना है। चलें मैं एंड पे कर लूंगा। ठीक ओके है, सर, थैंक यू। याद से कीजिएगा, रुकना नहीं है। इंशाल्लाह, थैंक यू। हम्म, हम्म। अच्छा जी, एक्चुअली जो रिसर्च आर्टिकल मैंने आपको भेजे हुए हैं उन्हें आपने पढ़ना है। पहले पढ़ना कैसे है, ये जो अभी हम बातें डिस्कस करेंगे इसको सामने रखते हुए, ये गाइडलाइंस हैं किसी भी आर्टिकल को पढ़ने के लिए और पढ़ने के बाद फिर उसको रिव्यू करने के लिए। तो रिव्यू कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन होगा। उसमें मैंने बहुत दफ़ा बताया आप लोगों को कि रिसर्च प्रपोजल जो होती है ना, उसी के अंदर ही रंग भरना होता है तो वो थीसिस बन जाता है, उसी के अंदर ही रंग भरना होता है, चीज़ें ऐड करनी होती हैं तो वो रिसर्च आर्टिकल बन जाता है, रिसर्च रिपोर्ट बन जाती है। तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ें रिसर्च आर्टिकल का और उसमें देखें कि ये क्या दो बातें मौजूद हैं, कौन कौन सी। नंबर वन, डज द रिसर्चर आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरिया। वो जो उसने रिसर्च आर्टिकल लिखा हुआ है उसके इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ के अंदर रिसर्चर ने कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हाईलाइट की हुई है, क्योंकि मैं आपको बताया हुआ है ना उसके अंदर की होती है रिसर्च प्रॉब्लम। नंबर टू, इज द जनरल पर्पज ऑफ द स्टडी क्लियर। अब चूंकि आप हैं क्रिटिकली रिव्यू कर रहे हैं एक आर्टिकल को, इन दोनों सवालों के जवाब जो भी हों, एक का हो यस, एक का हो नो, तो आपने अपना रिव्यू लिखते हुए लिखना है। ये बहुत गौर से बात सुनेंगे कि द रिसर्च आर्टिकल अंडर रिव्यू इज ऑन द टाइटल, जो उसका टाइटल है वो लिख दें। द ऑथर नेम इज, जो भी उसका ऑथर हो लिखा होता है रिसर्च आर्टिकल पे वो लिखें। हेलो यार, ये क्या हो गया माइक इन फ्रंट? हेलो, हाँ जी, अभी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आसिया रहमान, जल्दी से बात करें, क्या कहना है? जी सर आ रही है सर, पहले आप म्यूट थे इसलिए हैंड रेज किया था, अब हाँ, आवाज आ रही है। थैंक यू, ये बहुत अच्छी बात है, ये ख्याल रखना है। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि उसके अंदर पहले आप जो उसका टाइटल है वो लिखें कि जी जो रिसर्च आर्टिकल अंडर रिव्यू है उसका टाइटल ये है, उसका ऑथर ये है, लिखा होगा वहाँ पे, लिखा होता है। मैं बल्कि एक आपके सामने रिसर्च आर्टिकल खोल देता हूँ ताकि हमें पता लग सके कि रिसर्च आर्टिकल किस बला का नाम है। फॉर एग्जांपल
ये आगे हमने डिस्कस करना है पॉलिटिक्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो यार क्या मसला है, अब कहाँ होते हैं ये लोग। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है आर्टिकल सामने? उबैद जरा मुझे बताइएगा कि आप देख सकते हैं आर्टिकल शो हो रहा है? जी सर, शो हो रहा है। अच्छा, इसमें आप देखें वो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तो इसका मतलब है कि ये जर्नल जिसमें छपा है उसका नाम है पॉलिटिक्स एंड, यार क्या मुसीबत है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी जर्नल का नाम है। ये जहां मेरा कर्सर है यहाँ पे, ये छपा कब है? दिसंबर 1998 में। और वॉल्यूम क्या था? 26। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जब से ये जर्नल छप रहा है, कितनवीं दफा छप रहा है ये जर्नल। तो ये 26वां साल है इसका छपने का। और ये I4 का मतलब है कि एक साल में 4 दफा छपता है। पी मीन पेजेस तो ये 603 नंबर पेज जो है जर्नल का, उस पे ये हमारा ये वाला आर्टिकल है जो हम पढ़ रहे हैं। जो टाइटल है इस रिसर्च का वो है दी पॉलिटिक्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हाइफन रैशनैलिटी कल्चर एंड ट्रांजिशन। और इसके जो ऑथर्स हैं वो रॉबर्ट एच बेट्स ब्ला ब्ला, ये 3-4 लोग हैं। तो जब आपने इसको रिव्यू करना है तो रिव्यूअर, एज अ रिव्यूअर, सबसे पहले आपने ये लिखना है कि द आर्टिकल अंडर रिव्यू इज पब्लिश्ड इन द जर्नल, ये नाम जर्नल का, टाइटल ऑफ द आर्टिकल इज दिस, वो लिखा हुआ है, एंड ऑथर्स आर दिस, ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिसंबर 1998। इसके बाद अब आप ये इंट्रोडक्शन, जहां अब मेरा कर्सर है यहाँ आ जाएंगे और इसमें ढूंढेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर कि वो जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर ये 2 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। अगर हैं तो आप लिखेंगे कि ये दोनों का जवाब है, एक का है तो एक का लिख देंगे, दोनों का नहीं है तो अच्छा जी। फिर आप क्या करेंगे जी, इसके बाद है आप सेकंड पोर्शन जो उस आर्टिकल का है इंट्रोडक्शन के फौरन बाद, वो है लिटरेचर रिव्यू। तो आप लिटरेचर रिव्यू पे आ जाएंगे और वहाँ ये 3 सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो आपको आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, अंडरलाइन कच्ची पेंसिल से करें और ये सवाल ज़हन में रखें और इन सवालों के वहाँ जवाब ढूंढें कि हैं कि नहीं है। सवाल क्या है? डज द रिव्यू कंटेन्स करंट एंड रेलेवेंट स्टडीज। लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली रिसर्चर करता क्या है कि अपने टॉपिक या रिसर्च टॉपिक से मुतल्लिक रेलेवेंट और लेटेस्ट स्टडीज को रिफर करता है। ऐसा नहीं होता कि 100 साल पुरानी रिसर्च को वो रिफर करता रहे। पिछले 5 से 10 साल की जो रिसर्च होती हैं वो करंट रिसर्च होती हैं। तो ये देखना है कि उसने ये किया है। नंबर 2 पे
इज देयर अ क्रिटिकल रिव्यू बियॉन्ड अ समरी ऑफ द फाइंडिंग्स। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो रिसर्चर हैं वो जिस रिसर्च को उन्होंने पढ़ा था ये लिटरेचर रिव्यू लिखते हुए, क्या उन्होंने वहां से उठा के जो समरी या फाइंडिंग्स हैं वही खाली लिख दी हैं, या उन्होंने उसको खुद से रिव्यू भी किया हुआ है, ये भी देखना होता है। नंबर 3, डज द रिव्यू रिलेट प्रीवियस स्टडीज टू द करंट रिसर्च प्रॉब्लम। कि उसका, इस आर्टिकल का जो टाइटल है, जो रिसर्च है, क्या उसकी रिसर्च से मुतल्लिक हैं वो सारी स्टडीज जो वो प्रीवियसली शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, या बस कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, चीजें उठा उठा के लिख रहे हैं। तीसरी बात, अहम बात जो रिव्यू के दौरान किसी रिसर्चर ने किसी आर्टिकल को रिव्यू करते हुए लिखनी है, वो ये है कि देखने हैं कि उसके अंदर रिसर्च क्वेश्चंस हैं। इज द प्रॉब्लम आर हाइपोथेसिस क्लियर एंड कंसाइज। इसकी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई हुई है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों के देखे थे, आपने लोगों ने रिव्यू करते हुए देखना है कि क्या उस आर्टिकल के अंदर रिसर्च क्वेश्चन गिवन है, और अगर वो गिवन है तो वो क्लियर हैं, कंसाइज हैं। डज द प्रॉब्लम आर हाइपोथेसिस communicate the variables, type of research and population। याद है आपको जब हमने एक दफ़ा प्रैक्टिस की थी, हाइपोथेसिस बनाए थे, तो मैंने कहा था 5 चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। रिसर्च साइट होनी चाहिए, पार्टिसिपेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और सैंपल होना चाहिए कि कौन रिसर्च का सैंपल है। ये वही बात है, ये प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। तो ये देखना चाहिए कि क्या ये चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। फिर है जी आर वेरिएबल्स। अब कौन कौन से वेरिएबल्स, हमें पता है कि वेरिएबल की 2 टाइप्स हमने तो बड़ी गौर से पढ़ी हुई हैं, इंडिपेंडेंट आईवीज और डिपेंडेंट डीवी। वेल डिफाइंड, ये देखना है। अब इन चीज़ों के जवाब ढूंढने हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आपने चूंकि रिव्यू करना है, क्रिटिकल रिव्यूअर हैं, आपने वो क्रिटिक करके बता देना है कि ये चीज़ें उसमें पाई गई हैं या नहीं पाई गई हैं। नंबर 4, डज रिसर्च क्वेश्चन एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। तो जो उसने उसके रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो हाइपोथेसिस से मुतल्लिक हैं या उससे डिफरेंट हैं, वेरिएंट हैं। फिर देखना है पार्टिसिपेंट्स, इज द मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन क्लियर। कि वो कहता है कि जी मैंने लाहौर की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से कोई डाटा इकट्ठा करना है, तो क्या उसने जो सैंपल को सिलेक्ट करने का तरीकाकार अपनाया वो ठीक है। हमने देखा ना, रैंडम सैम्पलिंग, परपसिव सैम्पलिंग, हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च की जो सैम्पलिंग टेक्निक्स थी पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, तो वो हम यहाँ देखेंगे कि उसने वो अडॉप्ट की हैं। अगर आप देखें पॉपुलेशन लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ हों तो यहाँ पे तो 30 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो सारी यूनिवर्सिटियों से डाटा तो नहीं इकट्ठा किया जा सकता, तो कोई सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, फिर उनमें से कुछ लोगों से डाटा लेंगे डाटा लेंगे सॉरी। तो ये देखना है, इज द ओवरऑल साइज ऑफ द सैंपल एडिकेट। सैंपल साइज एडिकेट कब होता है, वो रीजनेबल हो। तो ये क्रेसवेल की जो सैम्पलिंग साइज की टेक्निक्स हैं, आई थिंक सो चैप्टर 5 है, वहाँ हमने देखा था कितना सैंपल हो तो वो रीजनेबल होता है। मैक्सिमम सैंपल 500, इससे ज़्यादा जितनी पॉपुलेशन हो उसका 10% या 5%, एक परसेंटेज होती है, तो वो देखनी है कि वो एडिकेट है कि नहीं है। फिर आती है बारी इंस्ट्रूमेंट्स की, मेजरमेंट्स की और प्रोसीजर्स की। तो अगेन उसकी रिसर्च के अंदर, आर्टिकल के अंदर ये चीज़ें मेंशन होंगी कि उसने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए,
कैसे मेजरमेंट की, लोगों की इंफॉर्मेशन कैसे ली, डाटा कैसे इकट्ठा किया, प्रोसीजर क्या था। तो इस ज़िमन में इन 3 सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। डज द रिसर्चर प्रेजेंट एडिक्वेट एविडेंस फॉर मेजरमेंट वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, कि जो रिसर्च टूल उसने यूज़ किया था क्या उसकी रिलायबिलिटी उसने बताई कि वो रिलायबल था। रिलायबल तब होता है, आपको पता है, कि जब वो रिसर्च टूल जब और जहाँ भी इस्तेमाल करें एक जैसे रिजल्ट्स ही दे, वेरिएंस उसके अंदर, मेजरमेंट के अंदर वेरिएंस ना करे, कंसिस्टेंसी हो उसके अंदर। और इसी तरह वैलिडिटी के जो वो मेजर कर रहा था वही हुआ है या कोई और चीज़ मेजर हो गई है। इज देयर अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड हाउ इट वाज यूज्ड। इस सवाल का जवाब चाहिए। आर द ट्रीटमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द सफिशिएंट डिटेल। तो जो उसने ट्रीटमेंट की है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमने पढ़ा था ना कि एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। तो जो ट्रीटमेंट थी क्या वो सफिशिएंट थी और एज पर रूल्स थी। फिर आना है रिजल्ट्स पे। तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो देखने हैं कि आर द फाइंडिंग्स प्रेजेंटेड क्लियरली, तो क्लियर कट बात करता है या वो अनड्यू बातें या बीच में चीजें रह जाती हैं। जी मोहम्मद हाशिम, बताइए क्या कहना है। सर ये ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, मतलब ये समझ नहीं आई, ये लाइन समझ जाएगा। ट्रीटमेंट ये होती है कि जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हो तो आप किसी को स्पेशल कोई एक्सपेरिमेंट करते हुए अलग तरीके से ट्रीट करते हो। अगर हम देखें कि लर्निंग का तरीकाकार आपने मेजर करना है बच्चों का, एक तो मैनुअल है, जिस तरह आप रोज पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाते रहें। लेकिन अगर आप डिसाइड करें कि मैंने एक डिफरेंट मेथड से पढ़ाना है, लेक्चर मेथड के हट के मैंने डिस्कशन करवानी है, तो फिर देखना है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग कैसी हुई है। तो ये जो डिस्कशन होगी ये ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि आपने रूटीन से हट के काम किया है और उसके रिजल्ट्स देखने चाहिए कि लेक्चर मेथड के और डिस्कशन मेथड के जरिए जो स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, फ़र्क क्या है। फ़र्क मालूम करने के लिए आपने डिस्कशन यूज़ की है। तो दिस इज़ द ट्रीटमेंट। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। Is the sufficient descriptive information provided to interpret the results? तो क्या वो जो रिजल्ट्स इंटरप्रेट हो रहे हैं, किए हैं उसने, उसको सफिशेंटली डिस्क्राइब किया है। तो ये सारी बातें जो हैं इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं किसी की भी रिसर्च में। फिर अगला स्टेप है डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो जी क्या उसने अपनी, अच्छा ये जो फार्मूला है ना, ये तो मैंने ऊपर लिखा है कि रिसर्च आर्टिकल को अगर आपने रिव्यू करना हो, इवन किसी की कोई भी कंडक्टेड रिसर्च की फॉर्म हो, उसकी रिपोर्ट हो, उसका थीसिस हो या कोई और फॉर्मेट भी हो, तो भी उसको जब रिव्यू करना है तो यही प्रोसेस है आपका। इंशाल्लाह जब फाइनल सेमेस्टर में थीसिस जमा होना है तो थीसिस जब जमा होकर किसी के पास रिव्यू के लिए जाना है, उसने यही चीज़ें देखनी है। इन सवालों के जवाब उसको मिल गए और यस में मिले तो उसने कहना जी बस ठीक है, ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, इनका वाइवा लें और इन्हें पास कर दें। अगर इसके जवाब ना आए तो वो कहेंगे कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, ये इसके अंदर होनी चाहिए रिसर्च के अंदर। तो फिर वो रिव्यू के लिए दे देते हैं कि आप अपना जी रिपीट करें थीसिस और इसमें चीज़ें ऐड करें। इन्हें कहते हैं अमेंडमेंट्स। अगर इन सवालों के जवाब नफ़ी में हो तो वो फिर हाईलाइट करता है, रिव्यू करने वाला बताता है कि ये चीज़ें मिसिंग हैं, तो ये मैं अमेंडमेंट्स दे रहा हूँ, ये अमेंडमेंट की जाए। इसी तरह किसी जर्नल में आर्टिकल पब्लिकेशन के लिए जाता है तो वो रिव्यूअर को भेजते हैं, रिव्यूअर ये काम करता है, इन सवालों के जवाब वहाँ ढूंढता है। अगर वो हों तो वो कहते हैं कि इसे पब्लिश कर दें, ना हो तो वो उसको डिस्कस करता है कि जनाब ये चीज़ें तो इसमें मिसिंग है, लिहाजा इन्हें कहा जाए रिसर्चर साहब को कि वो चीज़ें इसमें डालें। तो फिर जाके इनकी रिसर्च जो है वो काबिले डिसमिनेशन है, पब्लिक उसको वो पब्लिश किया जा सकता है। तो डिस्कशन और कंक्लूजन सेशन में जी जो सवाल होते हैं वो ये हैं
Is there an adequate interpretation of the findings and discussion based on the research problem? तो वो जो उसने स्टार्ट में क्लेम किया था कि मेरी रिसर्च इन सवालों के जवाब देगी, तो यहाँ देखना है कि डिस्कशन वाले पोर्शन में उसने उन सवालों के जवाब निकाले। आर द रिजल्ट्स डिस्कस्ड इन द रिलेशन टू द प्रीवियस स्टडीज? हाँ, तो क्या उसने जो लिटरेचर रिव्यू में क्लेम किया था जी फलां की स्टडी के जवाब बात ये हैं, फलां की स्टडी के रिजल्ट्स ये हैं, तो जो उसकी अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स आए हैं, क्या इसने इनको उनके साथ ब्रिज अप किया है? यहाँ इन्हें चेन अप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक जस्टिफिकेशन हो जाती है ना कि जी मेरी स्टडी के रिजल्ट्स जो हैं ये फलां की स्टडी के रिजल्ट्स, फलां की स्टडी के रिजल्ट्स भी ऐसे ही थे, तो इसका मतलब है ये एक ट्रेंड है। अच्छा, अब किसी ने आप में से जवाब दिया, सवाल किया था कि वो जी अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट ना हो तो लोग कहते हैं रिसर्च ठीक नहीं है, तो यहाँ कोई नहीं लिखा हुआ कि वो उसके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ ये लिखा होता है कि उसके अकॉर्डिंग है या उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तीसरी कोई बात नहीं होती। तो इन दोनों में से जो भी बात लिखी हो वो ठीक है। Does the author note any limitation due to the methodologies? तो क्या उसकी कोई लिमिटेशंस थी? रिसर्चर की लिमिटेशंस बेसिकली ये होती हैं जो आपकी पहुंच से बाहर होती हैं। मसलन आपने थीसिस करना था किसी टॉपिक पे और उसमें आपने चुन लिया था कि आप इसको 2 महीनों में करोगे, मार्च और अप्रैल में। अब मार्च और अप्रैल के अंदर लॉकडाउन हो गया, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, कोई बंदा आपको अवेलेबल नहीं है डाटा देने के लिए। दिस इज योर लिमिटेशन कि आप उसको मार्च और अप्रैल 2020 में कंप्लीट नहीं कर सकते। अब आप उसका टाइम बढ़ाएंगे, आगे लेके जाएंगे। तो ये देखो मरियम सदीका साहबा अब तशरीफ ला रही हैं सारी क्लास गुजरने के बाद। तो ये करना होता है। इसी तरह आपने ये प्लान किया कि मैंने डाटा खुद इकट्ठा करना है और मैंने 100 लोगों से मिलना है। अब सोशल डिस्टेंसिंग में अलाउ ही नहीं है, लॉकडाउन में लोग अवेलेबल नहीं है, वो रिफ्यूज़ करते हैं कि हम नहीं मिल सकते। तो ये आपकी लिमिटेशंस हैं। आप अब मिलेंगे नहीं, ऑनलाइन उनसे फिल करवा लेंगे। मेरा ख्याल है लिमिटेशन की समझ आ गई होगी। आर द स्पेसिफिक इम्प्लीकेशंस फॉर प्रैक्टिस एंड पॉलिसी डिस्कस्ड? तो इस सवाल का जवाब ढूंढना होता है। ओवरऑल इन द कंक्लूजन क्लियरली स्टेटेड एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स? तो वो जो कंक्लूड कर रहे हैं, क्या वो रिजल्ट्स की बुनियाद पर कंक्लूड कर रहे हैं या पास से बातें लिख रहे हैं? ये वो जगह है जहाँ पे कॉग्निटिव बायसनेस ऑफ द टेक्स्ट सिलेक्शन। दिल नहीं चाह रहा ये फिक्रा लिखूं, लेकिन लिखना है। अगर उसने अपने रिजल्ट्स की बुनियाद पर कंक्लूजन नहीं की तो वो कोई कंक्लूजन एक्सेप्टेबल नहीं है। इज द कंक्लूजन रीजनेबल? रीजनेबल से मुराद ये है कि वो फैक्ट्स की बुनियाद पर है जो उसने रिजल्ट्स दिए हैं, या पास से मिर्च मसाला लगा के उसको लिख दिया है। ठीक हो गया। आगे एक आखिरी और बड़ी अहम बात है, ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है CWW साइट, CITE साइट वाइल राइटिंग। वो जो लिटरेचर व्यू या इंट्रोडक्शन लिखते हुए पैरा के एंड पे ब्रैकेट के अंदर हम नाम और साल लिखते हैं कि ये फलां बंदे ने बात इस साल में कही थी, दैट इज द साइटेशन, एंड दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग इज नोन एज साइट वाइल राइटिंग। ओके, ये जनरल बॉडी के अंदर होता है, चैप्टर्स के अंदर होता है, पैराग्राफ्स के अंदर होता है, इंट्रोडक्शन में, लिटरेचर व्यू में, डिस्कशन में सिर्फ नाम ऑफ द ऑथर और उसका ईयर, रिसर्च की पब्लिकेशन का साल, लेकिन एंड पे कंप्लीट रेफरेंस होता है, नाम, ईयर, रिसर्च का टाइटल, कहाँ छपी, कब छपी, वॉल्यूम क्या था, उसके पेजेस क्या थे, वगैरह वगैरह, उसको बोलते हैं रेफरेंसेस। तो ये रिव्यू करने वाले के लिए बड़ा ज़रूरी है इन दोनों बातों का भी ख्याल रखे कि जो अंदर साइटेशंस हैं वो
और आखिर पे दिए हुए जो रेफरेंसेस हैं वो कोरिलेट कर रहे हों। ये ना हो कि अंदर पे जो साइटेशंस हैं उसमें नाम लिखा हुआ है आसिया 2020 और एंड पे लिखा हुआ है अनसा 2020, तो वो सेम होने चाहिए और उनका नंबर बराबर होना चाहिए, ईयर उनके सेम हो। बाज़ लोग अन्य व एंड पे रेफरेंसेस जो हैं 200 डाल देते हैं, बीच में जो साइटेशंस हैं वो 10 होती हैं। ऐसा नहीं चलता। जितनी इनसाइड है साइटेशंस हैं उसके कंप्लीट रेफरेंसेस एंड पे होने चाहिए। अब मैं आप लोगों को अलाउ करता हूं कि इस पे आपने कोई बात करनी है तो करें, तो फिर हम आगे चलेंगे। आप में से जो भी क्वेश्चन करना चाहे अपना माइक अनम्यूट कर सकता है और बात कर सकता है। कोशिश करें एक वक्त में कोई एक बंदा ही बात करे। हेलो, बोले भाई बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कहना था कि सर 10 मिनट नमाज के लिए मिल जाए बस अगर। ये करते हैं, ब्रेक करते हैं। जी सर, टाइम निकल रहा है सर। बिरखल आप पढ़ लें नमाज। जी शुक्रिया सर। हाँ, आप पढ़ के आ जाएं। ओके हाशिम, सर, थैंक यू। आप अपना अनम्यूट खुद करो, कर सकते हो। जी सर, मुझे ये पूछना था, हाँ हाँ, तो जो आर्टिकल आपने दिया है सर उसका कोई टाइम फ्रेम है उस पर रिव्यू लिखने के लिए? बस उसको आप एक हफ्ते में कर लें। मेरा ख्याल है मैंने वहाँ लिखा हुआ है, वो अगर नहीं भी लिखा तो विद इन अ वीक कर लें। 2 आर्टिकल मैंने अपलोड किए हैं, वो आज की जो हमारा टॉपिक्स हैं उनसे मुतल्लिक ही हैं। ये बहुत फ्रूटफुल एक्टिविटी है और जब आप इसमें से गुजर जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मैं मिड टर्म के किसी वो पेपर में इससे मुतल्लिक बातें पूछूं कि रिव्यू करते हुए क्या क्या करते हैं। तो आप उसको रिव्यू जब कर चुके होगे तो आप प्रैक्टिस में से गुजर चुके होगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। हाँ शाजिया, आप अपना खुद अनम्यूट करें। शाजिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बताइए। सर ये आपसे पूछना था कि आर्टिकल जो आपने दिया है इसको हमने साथ साथ रीड करते जाना है, और ये जो क्वेश्चन आज हमने इनको हमने ऑब्जर्व किया है, इन हाँ, क्वेश्चन के जस्ट हमने आंसर यस और नो में देने हैं नहीं या नहीं कुछ नहीं डिटेल? नहीं, पूरा सेंटेंस लिखना है ना। आपने अपनी ज़बान में अपने हिसाब से पैराग्राफ्स में या पॉइंट्स में बातें लिखनी हैं। वो आपको पता है कि आपने इन सवालों के जवाब दिए हैं, किसी दूसरे रीडर को नहीं पता, क्योंकि ये चेक लिस्ट नहीं है ना। आपने उसको पढ़ना है, अंडरलाइन करते जाना है, सवाल ज़हन में रखने हैं। और फ़र्ज़ करें किसी ने बीच में साइटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है या कम है, तो आपने लिखना है कि चलते चलते जहाँ उसकी जगह आनी है कि citations are inappropriate and according to my observation number of references differ from the citations। तो ये स्टाइल होगा, इस तरह से एकेडमिक स्टाइल होगा लिखने का। जी जी, सर, हाँ जी। थैंक यू और सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, बोलें बोलें। सर हमने उसी आर्टिकल के ऊपर ही करेक्शन करनी है, सेपरेट नहीं होनी चाहिए? और मेरी बहन, करेक्शन आपको कौन कह रहा है करेक्शन करें? मैं तो रिव्यू कह रहा हूँ। रिव्यू अलग से एक पेज पे लिखते हैं। ओके। आप अपना नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे और आप लिखेंगे कि ये मैं एज ए रिव्यूअर इस आर्टिकल को रिव्यू कर रहा हूँ और इस आर्टिकल का टॉपिक ये है, रिसर्च टॉपिक ये है, ये फ़लाँ जर्नल में छपा है, फ़लाँ तारीख को छपा है, इसके आथर ये हैं और इसके इंट्रोडक्शन में ये बातें उसने बताई हुई हैं। और एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज़। ये रिव्यू करने के बाद फिर हम सबमिट करवाएंगे आपको या सेंड करेंगे? हाँ, उधर ही मैं जो आपके है ना अपना असाइनमेंट वाला उसमें आप अपलोड करेंगे। मैं असाइन कर दूंगा ना, कि ये एक असाइनमेंट है तो आप उस पर अपलोड कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। और सर आपने ये कहा था सेकंड मीटिंग में ना मुझे बताना कि वो सिलेबस बताना है आपको मिड टर्म हाँ का।
हाँ हाँ हाँ। तो क्या जितना अभी तक पढ़ा है फिर सारे में से मिड ले लें? नहीं सर, सर फर्स्ट सेमेस्टर ही हमारा है, ये ना होगा अच्छा, हम कुछ कुछ बन जाए और ही नहीं नहीं, थोड़ी स्पीड बन ही सकते। लुढ़कने नहीं देते आप लोगों को। इस तरह करते हैं जी सर। कि लेक्चर तो हमारे ये हो गए 7 हफ्ते हैं, तो 14 लेक्चर हो गए। तो मैं कोई 4 से 5 लेक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, 4 या 5, जी ठीक है। सर। जी और सर। वो जी मैं सर। अपलोड भी कर दूंगा कि जी मिड टर्म का सिलेबस ये है, हाँ सही सर। ठीक है ना। तो उन सर चार शेयर कर पांच देना मैं बस। जी हाँ कर जी दूंगा। सर। उसमें अगर कोई आपकी तरफ से राय आप देना चाहते हैं तो दे दें कि जी कौन कौन से करूं। तो स्टाइल पेपर का वही होगा जो मैंने पहले बताया कि एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी आके बोलो। ये जो आप चैप्टर देंगे मिड के लिए, तो जरूरी है कि स्लाइड से ही हमें पढ़ना है या कहीं और से भी पढ़ सकते हैं? बुक से पढ़ लें, लेकिन गूगल ना करें। क्रेसवेल की। हाँ क्रेसवेल की गूगल ना करें, गूगल में ट्रैश होता है, उसमें फ़ायदा नहीं होगा। ठीक हो गया सर, मैंने वैसे थैंक सारे यू। लिंक जो ओरिजिनल स्लाइड्स है ना, ये डॉक्यूमेंट्री जो वीडियो है इनके अलावा अपलोड किए हैं, इनके लिंक्स आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, ओरिजिनल स्लाइड्स। ओ, ओके सर, थैंक यू। आपने देखी हैं वैसे? वो मैंने की हुई, कल की हुई, परसों की। हाँ जी हाशिम, आपने बात करनी है? जी सर। सर आपने जो ग्रुप की बात की, तो मैं किसी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ सर। मैं भी किसी ग्रुप में नहीं हूँ। कोई सर बात आप नहीं, कहाँ अपलोड कर रहे हैं? वो उधर सर इसको करूंगा तरीके अपलोड, से सामने, सीएमएस पे, सर इसको सीएमएस। तरीके से सामने कर अच्छा, दें। सीएमएस पे। ओके ओके, सीएमएस पे मिल जाएगा, ठीक है सर। हाँ वहाँ पे मुझे करेंगे। लगा कोई ग्रुप है। मेरा और आप सबका जो तल्लक है ना वो कॉमन ग्रुप से है, और वो ग्रुप है सीएमएस। ये जो ठीक है सर। तरीके से ये, साथ नहीं है। हाँ ये जो है ना व्हाट्सएप, ये तो अलाउड नहीं है, यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि इसका ना करें, गड़बड़ होती है। सर वो सीआर ने कोई ग्रुप बनाया हुआ है बॉयज का या सबका? वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी उसमें, बाकी चीजें पे एतबार ना करें सर तो कोई। मतलब उनसे जो सीआर है उबैद, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे भी ऐड कीजिएगा, हाँ हाशिम चलें को। वो कर लें आपको, लेकिन वो ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन सच नहीं होगी। मैंने जो अनाउंसमेंट करनी होगी मैं खुद करूंगा और सीएमएस पे ही करूंगा। हाँ जी 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 ये मेरा मैसेज हो सकता है कि हो सकता है मैं जीआर को कह दूं या हाफिज वैद को कह दूं कि यार ये सब जी जी, मतलब सर वही सबको कम्युनिकेशन की बता वजह दें, से। जरा उस पर देख लें। तो इस पे ना रहें आप, व्हाट्सएप के मैसेज पे ना रहें आप, सीएमएस से रब्ता रखें, इंशाल्लाह उसका बड़ा नफा होगा। जी 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 सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर एक और सवाल, एक्सक्यूज मी सर। करें करें। सर से फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रहा है, तो सिलेबस कम रखिएगा प्लीज। क्या करूं? सिलेबस जरा कम रखिएगा, ये रिसर्च फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो कोई आइडिया नहीं है खास मिड के लिए सिलेबस। अच्छा ठीक है, वो तो मैंने पहले ही यार 14 में से 5 दे रहा हूँ, तो और कितने काम करूं? चलिए देख लें, अगर कोई तो पॉसिबिलिटी है तो कोई थोड़ी मोहब्बत कर दीजिएगा। अच्छा चलो मैं पठानों की तरह करता हूँ, 14 में से 10 दूंगा। 14 में से 10 दूंगा, और अब आपके कहने पे मोहब्बत करूंगा, 8 कर दूंगा। नहीं सर, पठान वाला हिसाब ना करें, आप पंजाबी वाला कर दें, आपकी ठीक है, मेहरबानी है। 5 में से कर देंगे, चलो देखेंगे। चलिए ओके सर, थैंक यू सर, थैंक और आपने कहा था बड़े सवाल करने, करो। यू। वो बाइसनेस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। करें करें। पहला क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये बाइसनेस होती है, ये मेमोरी को कैसे अफेक्ट करती है, अगर करती है तो कैसे करती है? बायसनेस मेमोरी, अच्छा इस तरह है कि इसका तल्लक ना, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रखें, अगर बायसनेस जो है वो प्रोलॉन्ग कर जाए, फॉर द लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए हो, तो ये जी मेमोरी जी। को इफेक्ट करती है। आप और कैसे करती है कि आप हर दफा उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर सोचते हैं। ठीक। हाँ और अच्छा सर, एक ओपोनेंट था ग्रेग रेंजर, गिग रेंजर, हम्म, इसकी एक स्टेटमेंट है, कॉग्निटिव बाइसेस आर नॉट बाइसेस बट रूल्स ऑफ थंब। ये स्टेटमेंट क्या है सर?
हाँ वो कहते हैं Cognitive biases मैं समझ गया are not biases but rules of thumbs. उसका कहने का ये मतलब है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है ना बेसिकली, जी सर। तो इससे अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये हर बंदे के अंदर होती है। ठीक। क्योंकि ये हर बंदे के अंदर होती है, इसलिए रूल ऑफ थंब है, लेकिन रिसर्च के अंदर इसको अवॉइड करना पड़ता है। और उसको गट फीलिंग्स का भी नाम दे रहा है इसमें, गट फीलिंग्स का। ऐसा ही ये क्या होती है? ये भी ऐसे ही है कि आपकी पसंद नापसंद जब अड़े आती है तो दैट इज द गट फीलिंग। आप एग्री ठीक हो नहीं गया कर रहे थे, आप समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है। और एक क्वेश्चन और सर, जी जी ये बाइसिस जो होती है ये सब्जेक्ट्स मोटिवेशन को रिफ्लेक्ट करती है? करती है, डेफिनेटली करती है। करती है। हाँ और एक चीज और बता दे, बिलीफ बाइसिस क्या होती है? हाँ बिलीफ जो है बेसिकल ये हमारी यार ये किसका है माइक इतना अच्छा, बिलीफ पे कैसे इफेक्ट करती है? तो बिलीफ पे करती है इस तरह जी कि आपका एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ सेक्ट की, मजहब के अंदर सेक्ट की। तो हम बहुत सारे उलमा को, बहुत सारे लोगों को ठीक होते हुए भी हम इतबार नहीं करते, क्योंकि हमारा बिलीव कोई और होता है। तो हम उसके कंटेक्स्ट में जो वो बात करें, वही बात अगर वो अपने प्राय में करें तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ बिलीव। हाँ जी, और ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हाँ जी, किसी और की बात करनी है? अच्छा, अभी फिर आप लोग नमाज पढ़ लें जल्दी से, और बीच में मैं इसको सेव करता हूँ। अगले सेशन में हम बड़ी धुआंधार बात करने वाले हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ, 1-2 मिनट है, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें। ये किनका है भाई? नाम क्यों नहीं शो हो रहा? एक दफ़ा आप लोग सारे ना अपने वीडियो ऑन करके हुआ करें, मुझे पता चले कौन कौन लोग मौजूद हैं। रोल नंबर 017, हु इज दिस? हेलो, रोल नंबर 017। वॉइस आ रही है मेरी? जी, कौन है? हेलो, सर नीला मकसूदी। अपना नाम वहाँ करें ना जी, पेस्ट कर